चलिए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लास्ट क्लास में चालू किए थे, जल्दी से एक बार डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था कि ये एक तरह का एनर्जी है, पोटेंशियल बोल लो या एंथैल्पी बोल लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। आयनाइजेशन करना है मतलब हमें उस एटम को आयन बनाना है ना, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर ये एटम है उसका न्यूक्लियस है और ये उसके अलग अलग शेल हैं, ये उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लूजली बाउंडेड है, क्योंकि वो सबसे दूर है। जो सबसे पास होगा वो बहुत टाइटली बाउंडेड होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी न्यूक्लियस से, बॉन्डिंग लूज होते जाएगी। तो सबसे लूजली पैक्ड कौन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको आप अगर एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, और ये जो एनर्जी आपने दी है ना, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिनोटेड बाय डेल आई एच। कुछ इस टाइप का हमने इसका सिंबल दिया था, डेल आई एच। कई बार आईपी भी लिखा रहता है, आईपी स्टैंड फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमने देखा था, इसका डेफिनेशन लिख लिए थे। उसका प्रॉपर डेफिनेशन जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक आइसोलेटेड मेटल गैसियस से, गैसियस एटम से। देखिए, आप जब मेटल को हीट करते हो तो पहले वो सॉलिड से गैस बनता है एक एटम, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकला जाता है बाहर। तो पहले वो बन रहा है एक गैसियस एटम, फिर वो बन रहा है गैसियस आयन। ऐसा कुछ इक्वेशन लिखे थे कि अगर एक मेटल है उसको आप एनर्जी दोगे, यही डेल आई एच, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा लाइक दिस। और यहां हमने क्या लिखा था, ब्रैकेट में जी, ब्रैकेट में जी। तो इट इज गैसियस एटम एंड गैसियस आयन। क्लियर है ये? ठीक है, तो यहीं तक हुआ था हमारा। हाँ? कुछ चीजें डिस्कस किए थे हालांकि अपन, कि सक्सेसिव आयनाइजेशन थैलेपीज और ज्यादा होंगी। सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला, अब आप अगर आप इससे एक और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको अपन डेल आई एच टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल आई एच टू। और ये एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होगी, कहने का मतलब डेल आई एच टू इज ग्रेटर देन डेल आई एच वन। अगर तीसरा एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी इन दोनों से भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें लिखना है, लिखना नीचे। लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे, सिर्फ इक्वेशन लिख के एंड किए थे क्या, है ना? हाँ चलो नीचे लिखना इसमें, successive ionization enthalpies, successive ionization enthalpies, successive ionization enthalpies are the energy required to knock down successive ionization energy। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज are the enthalpies required to remove first comma second comma third etc, first comma second comma third etc electrons first comma second comma third etc electrons from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। और इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड एज डेल आई एच वन कॉमा डेल आई एच टू कॉमा डेल आई एच थ्री एंड सो ऑन। इसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख देंगे कि अगर आप एक गैसियस एटम लिए, मेटल गैसियस एटम लिए, उसमें आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करी, तो आपको पहले मिलेगा 1+ आयन, 1+ मिलेगा। फिर आप इसी 1+ में, इसी 1+ गैसियस आयन में एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करोगे, विच विल बी डेल आई एच टू, टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, टू नॉक आउट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो यह हो जाएगा आपका M2+, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर। और ऐसे ही M2+ में एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप फिर से एनर्जी
दोगे वो कहलाएगी डेल आई एच थ्री और आ जाएगा M3 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डेल आई एच थ्री ग्रेटर देन डेल आई एच टू ग्रेटर देन डेल आई एच वन। इसका रीजन भी अपन लिख लेंगे नीचे, पर पहले ये लिख लो आप लोग कि ऐसा होता है। इन जनरल करके लिख लेना, इन जनरल, तीनों इक्वेशन लिखने के बाद इन जनरल सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे ऑर्डर में रहती है। ठीक है, डेल आई एच थ्री ग्रेटर देन, ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में, उसके बाद फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, और सबसे कम एनर्जी लगी होगी आपको पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे। रीजन क्या होगा इसका वैसे, जैसे अगर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की, है ना, देखिए Mg2 प्लस पे जाते हैं ना अपन, Mg2 प्लस पे जाते हैं, तो मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन होते हैं 12, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 12। आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो वो बन चुका है Mg प्लस, यस और नो। तो अब अभी भी प्रोटॉन तो 12 ही है ना, पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 11, और एक कम हो गया ना। तो पहले आपने इससे निकाला तो आपको एनर्जी लगी डेल आई एच वन। ठीक है, अब आप किससे निकाल रहे हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है, ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, यस और नो। पहले 12 प्रोटॉन मिलके 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, एम आई क्लियर। अब उतने ही प्रोटॉन 11 को खींच रहे, तो ज्यादा नहीं खींचा जाएगा, ज्यादा खींचाएगा तो साइज कम हो जाएगा, साइज कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए डेल आई एच टू इज ग्रेटर देन डेल आई एच वन। फिर सेम काम आप Mg2 प्लस के बाद करोगे एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो अब 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, तो खिंचाव और बढ़ जाएगा। अरे खींचने वाले तो उतने ही है ना, पर जिनको खींच रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो खिंचाव ज्यादा नहीं हो जाएगा उनके ऊपर। पहले उनको उतनी मेहनत 12 करने में लगा रही थी, राइट, अब उतनी मेहनत से जब वो 11 को खींचेंगे तो ज्यादा खिंचाएगा, ज्यादा खिंचाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको और बाहर निकालने में। ठीक है, चलो रीजन लिखो नीचे इसका। when one electron has been removed, when one electron has, किसका रीजन लिख रहे हो, इसका ना, जो आपने यहां भी लिखा है ये, इसका रीजन लिख रहे हैं अपन, है ना, इसका रीजन करके लिख लो, आपको याद रहेगा। when one electron has been removed, when one electron has been removed from the neutral gaseous atom, from the neutral gaseous atom, from the neutral gaseous atom, comma, the positively charged ion, the positively charged ion, the positively charged ion formed has, the positively charged ion formed has one electron less than the number of protons. The positively charged ion formed has one electron less than the number of protons. Full stop. As a result, effective nuclear charge increases. As a result, effective nuclear charge increases. As a result, effective nuclear charge increases. क्योंकि अभी तक 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब वही 12 प्रोटॉन को अब 12 को नहीं खींचना, अब 11 को ही खींचना है, तो ज्यादा खींच लेंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट effective nuclear charge increases, therefore full stop, therefore energy required to remove another electron, therefore energy required to remove another electron, to remove another electron will be higher than, will be higher than, will be higher लिख लो बस, will be higher, will be higher. ठीक है, will be higher.
डन। चलिए एक इसी में सब डालना, प्रॉपर्टी यही चल रही है अपनी, कौन सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें एक सब डालना, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर है जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ज्यादा हो सकती है? एक तो साइज है, क्या बोल रहे थे आप, वी साइज, अच्छा साइज, एक तो साइज है, एक न्यूक्लियर चार्ज भी है ना। जैसे इमेजिन करो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा ना टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और अगर वो पास आ रहा है तो अल्टीमेटली साइज छोटा हो रहा है, तो साइज पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। तो सिर्फ अपन अफेक्ट कैसे कर रहा है ये भी देखेंगे ना, सिर्फ किस पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं देखेंगे, उस पे डिपेंड कैसे कर रहा है ये भी देखना जरूरी है, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखो इसमें एक लाइन, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस with increase in nuclear charge, ionization enthalpy increases with increase in nuclear charge, ionization enthalpy increases with increase in nuclear charge। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर फर्मली, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ रहा है ना तो निकालने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, एम आई क्लियर? ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एटॉमिक रेडियस या साइज, एटॉमिक रेडियस या साइज, एटॉमिक रेडियस और साइज, हाइफन डाल के लिखो इसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ionization enthalpy decreases with dash in atomic size। बताओ इस डैश में क्या आएगा? हाँ डिक्रीज बोल रहे हैं ना अपन, तो जो एटम बड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा कम एनर्जी देने पर, क्योंकि दूर है न्यूक्लियस से, ये पास है न्यूक्लियस के। सुन रहे हैं, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, और जो न्यूक्लियस से दूर है मतलब अट्रैक्शन कम है उसका न्यूक्लियस के साथ, तो कम एनर्जी में ही बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब साइज बढ़ रहा है, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, ये दो फैक्टर आप जानते हो, न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज। थर्ड लिखो, थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर लिखना पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका मुझे आप ही लोग बताना आंसर, ठीक है? पहले मैं समझा दूं पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है। पेनिट्रेशन समझते हो ना, है ना? हाँ हाँ, टू एंटर मतलब वो चीज कितनी अंदर जा रही है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन, अब यहां समझना, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये रहा 1s, पहला 1s होता है, फिर क्या होता है, फिर 2 आ जाता है ना, फिर 2 का s और 2 का p, फिर क्या आता है 3 का s, 3 का p, फिर हमारा 4 का s, 3 का d, है ना? मतलब एक्चुअली में अगर अपन देखें तो s किसी भी एक पर्टिकुलर शेल में, अगर मैं सब शेल्स की बात करूं तो सबसे अंदर कौन होता है, मतलब किसी भी शेल की बात करें तो s तो सब में है ना, 1s सबसे अंदर है, ये मानता हूं मैं तो s में तो इन जनरल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैं हर शेल की बात करूं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5 या 6 या 7, हर में आपका उसका जो s है वो अंदर की तरफ होता है, हाँ या ना? मोर पेनिट्रेटेड, मोर इनसाइड, समझे? इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। यानी कि हर बार s का पेनिट्रेशन p से ज्यादा होगा, p का पेनिट्रेशन d से, और d का पेनिट्रेशन f से, f आउटर मोस्ट है,
F क्या है, आउटर मोस्ट है। अब बताओ चारों में इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, आसानी से कहां से निकलेगा पहले, F जो सबसे आउटर मोस्ट है। मतलब पेनिट्रेशन अगर कम है तो एनर्जी भी कम लगेगी बाहर निकालने में, पर पेनिट्रेशन अगर अंदर है, अंदर मतलब न्यूक्लियस की तरफ है, इन चारों में अगर मैं कंपेयर करूं कि 4s 4p 4d और 4s, तो सबसे आउटर मोस्ट में कौन है, 4s। तो सबसे कम एनर्जी किसको लगेगी, 4f के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। वही 4s सबसे अंदर है, तो कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगने वाली है निकालने के लिए, इसको। तो मोर द पेनिट्रेशन, मोर विल बी द अट्रैक्शन, मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड। समझे क्या पेनिट्रेशन का मतलब? चलो लिखते हैं इसको, लिखो पेनिट्रेशन, हाइफन डाल के लिखो पहले। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस as the penetration effect of electron increases. Ionization enthalpy increases as the penetration effect of the electrons increases. As the penetration effect of the electrons increases. ठीक है, फुल स्टॉप। पेनिट्रेशन का मतलब क्या था उसको भी समझते हैं, नीचे लिख लो हाइफन फुल स्टॉप डाल के। In a given shell, in a given shell, in a given shell, S electrons of any shell are more penetrating. S electrons of any shell are more penetrating towards the nucleus, towards the nucleus, towards the nucleus than P electrons of the same shell, than P electrons of the same shell. Then P electrons of the same shell. Full stop. In general, penetration effect decreases in the order. In general, penetration effect decreases in the order. In general, penetration effect decreases in the order. Decreases in the order. S फिर ग्रेटर देन का साइन P, फिर उससे कम पेनिट्रेटेड D है और सबसे कम पेनिट्रेटेड F है। ठीक है, S P D एंड F, ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं ना। ठीक है, ये इनका पेनिट्रेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ पेनिट्रेशन इज मोर, if penetration is more, if penetration is more, comma, electron will be closer to the nucleus, electron will be closer to the nucleus. If penetration is more, electron will be closer to the nucleus, electron will be closer to the nucleus. In other words, ionization enthalpy will be high. In other words, ionization enthalpy will be high. In other words, ionization enthalpy will be high. ठीक है, therefore, full stop, last line, therefore ionization enthalpy follows the order, same order जो हमारे penetration का है। ionization enthalpy follows the order, follows the order, यही सेम, S greater than P greater than D greater than F। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, डन। एक और फैक्टर, ये हमको नहीं पता था ना, ये तीसरा वाला फैक्टर पेनिट्रेशन इफेक्ट, बट अभी क्लियर है। ये ऊपर के दो तो हमें पता है ना हमें। ठीक है, चलो फोर्थ लिखना, ये भी नया है, नया इफेक्ट है, इसको लिखो शील्डिंग, SHIELDING, शील्डिंग, और इसका एक और नाम है
और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग, SHIELDING, शील्डिंग, या एक और नाम है इसका स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आपने वो पुरानी वाली वो पिक्चर देखी क्या, करण अर्जुन? नहीं देखो? उसमें वो शाहरुख खान और सलमान खान रहते हैं ना, दोनों भाई रहते हैं। तो जब गुंडों से लड़ाई होती रहती है ना, तो करण, हाँ करण लड़ता रहता है, शाहरुख खान है कि सलमान में कोई याद नहीं आ रहा है, पर वो लड़ता है और उस वो मार खाता रहता है गुंडों से, तो गुंडे उसको बिजी रहते हैं मारने में, अर्जुन थोड़ा दूर में रहता है। तो यहाँ करण बोल रहा है मैं तो मार खा रहा हूँ, तू तो बच जा, तो भाग अर्जुन भाग बोलता है वो। क्या बोलता है अर्जुन को वो? भाग अर्जुन भाग, तू तो अपनी जान बचा, मैं तो पीट ही रहा हूँ, तू बच जा, कम से कम दोनों भाई में एक तो बचेंगे। तो ऐसे ही है ना, ये इंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अब ये तो अंदर है बेचारे, इनको तो कुछ नहीं कर सकते ना, अब ये तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है ही, पर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भाग अर्जुन भाग, उसको किससे बचा रहे हैं, गुंडों मतलब न्यूक्लियस से। किससे बचा रहे हैं, न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर वो अच्छा स्क्रीनिंग कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो रोक दिया ना, न्यूक्लियस के इफेक्ट को रोक दिया, उसको बचा लिया रिपेल करके, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, कम एनर्जी ना। आप डेफिनेशन याद रखना हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब तो आपने उसको दूर कर दिया, तो वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बच गया है, तो कम एनर्जी में ही बाहर आ जाएगा वो। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन लिखते हैं। समझ गया ना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनर शेल ही तो आउटर को रिपेल करके न्यूक्लियस से बचाएंगे ना। ठीक है, ओके। तो पहले लिख लो उसका इफेक्ट, एज द शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट, as the shielding or the screening effect, as the shielding or the screening effect of inner electron increases, of inner electron increases, as the shielding or screening effect of inner electron increases, comma, the ionization enthalpy decreases, the ionization enthalpy decreases, the ionization enthalpy decreases। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखते हो, अपन मीनिंग भी लिख लेते हैं, स्क्रीनिंग शील्डिंग का मतलब क्या होता है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इसका मीनिंग समझ में आ गया वर्ड का, ऐसे एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है। अब हाइड्रोजन किसको शील्ड करेगा, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको किसको शील्ड करने वाला है ही नहीं कोई और इलेक्ट्रॉन जिसको वो शील्ड करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो उसमें ये काम नहीं आने वाला, जहां मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आए ना, वहां पे हमारा शील्डिंग इफेक्ट पिक्चर में आएगा। ठीक है, हाँ। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, the electron in the valence shell, the electrons in the valence shell, the electron in the valence shell experience, the electrons in the valence shell experience an attractive force, an attractive force किससे, न्यूक्लियस से। अरे हर हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस ही लगाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उनको अट्रैक्ट करेगा कौन, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो in multi-electron atoms, the electrons in the valence shell experience an attractive force from the nucleus, and a repulsive force from the electrons, and a repulsive force from the electrons, and a repulsive force from the electrons in the inner shells, in the inner shells, in the inner shells, in the inner shells, full stop. The overall effect, the overall effect is, the overall effect is that, the overall effect is that
the electrons in the valence shell experience, the overall effect is that the valence shell electrons experience less attractive force, क्योंकि उनके पास एक अपोजिंग फोर्स भी है ना जो कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब पूरा कैंसिल आउट तो नहीं कर रहा है बट कुछ कम हो जाएगा ना। आप लोग पढ़े ना फिजिक्स में, अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उनका जब आप वेक्टर एडिशन करते हैं तो वो कम हो जाता है, दे आर सब्ट्रैक्टेड। एक फोर्स इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन का, तो ऐड होके 7 नहीं हो जाएगा, क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा और 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा अब इस तरफ, क्योंकि 5 इधर से लग रहा था, 2 इधर से लग रहा था, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हुआ 3, अब 3 इधर से लगेगा, तो ओवरऑल फोर्स कम हो गया ना, बिकॉज एक अपोजिंग फोर्स भी था। तो अब वैलेंस शेल को एक्चुअल फोर्स नहीं लगेगा जितना न्यूक्लियस का चार्ज है, थोड़ा कम हो जाएगा उससे फोर्स, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इस क्या लिखे, इज experiences are less attractive force, ठीक है, less attractive force, full stop. The actual charge felt by the valence shell electrons, the actual charge felt by the valence shell electrons, the actual charge felt by the valence shell electrons is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge. ये शील्डिंग मैंने शायद वहां भी पढ़ा है आप लोगों को, मुझे ऐसा याद आ रहा है। हाँ, the actual charge felt by the valence shell electron is called effective nuclear charge, and the repulsive force, screening का meaning, and the repulsive force felt by the electrons, and the repulsive force felt by the electrons from the from effective force, repulsive force felt by the electrons from the inner shell, from the inner shell electrons, from the inner shell electrons is called screening or shielding effect, is called screening or shielding effect. The effective force, sorry, the repulsive force experienced by the electrons from inner shell electrons is called shielding or screening effect. ठीक है, चलिए लास्ट फैक्टर लिखेंगे, पांचवा फैक्टर है ना ये, एक हो गया साइज, चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, लास्ट लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइफन डाल के लिखो, इफ एन एटम कंटेन्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, if an atom contains, if an atom contains exactly half filled or completely filled orbitals, if an atom contains exactly half filled or completely filled orbitals, ये अपन पढ़े ना, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, याद है क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के अपन ने 4s से 3d में लेके गए थे ताकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए, कॉपर में भी 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के हम 3d में लेके गए थे ताकि एग्जैक्टली फुलफिल हो जाए। ऐसा हमने क्यों किया था, बिकॉज ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या लिखे, इफ एन एटम कंटेन्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कॉमा, देन सच अरेंजमेंट्स हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देन सच अरेंजमेंट has extra stability, then such arrangement has extra stability, then such arrangement has extra stability, full stop. Therefore the removal of an electron, अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो रिमूवल क्या होगा, इजी हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट, एक स्टेबल चीज को डिस्टर्ब करना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको ऐसे पैर लगा दोगे गिर जाएगा, पर अगर आदमी कैसे खड़ा है उसको गिराना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत धक्का देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो स्टेबल है, समझ रहे हैं क्या।
नहीं गिरेगा, अभी बैठा है तो स्टेबल है ना वो, कैसे गिरेगा, ऐसे मारेगा तो। ठीक है, तो एक स्टेबल अरेंजमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, समझ रहे हैं क्या? तो अगर कोई एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है तो हो सकता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या लिखे? such an arrangement has extra stability, full stop. Therefore, the removal of an electron from such an atom requires more energy. Therefore, the removal of an electron from such an atom मतलब जिनके पास वो extra stable electronic configuration है. Therefore, the removal of an electron from such an atom requires more energy than expected. More energy than expected. Than expected. Example लिखो. Example. Nitrogen has higher ionization enthalpy. Nitrogen has higher ionization enthalpy. Nitrogen has higher ionization enthalpy than oxygen. Than oxygen. Nitrogen has higher ionization enthalpy than oxygen. अब उसका रीजन देखो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s1 सॉरी 1s2 2s2 एंड 2p3। तो p के तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं? हाफ फिल्ड। ऐसा सिर्फ डी में नहीं होता ना, अपन ने एग्जांपल डी में लिया है ना, बट यहां पे भी ऐसा चीजें होती हैं। और ऑप्शन का देखो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो लिख लो this is because n contains nitrogen. This is because n contains exactly half filled p orbitals. This is because n nitrogen contains exactly half filled p orbitals. Exactly half filled p orbitals, which gives extra stability to nitrogen. Which gives extra stability to nitrogen. आप दोनों का बस कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है ना, which gives extra stability to nitrogen. ठीक है, लिखिए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन। इसी में एक एग्जांपल और लिखो, इसी रेस में हमारा नियॉन भी आएगा, हमारे सारे नोबल गैसेस आएंगे, लेकिन सारे नोबल गैसेस तो वैसे भी पूरा स्टेबल होते हैं ना, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक लाइन और एक एग्जांपल लिखना, नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नोबल गैसेस हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नोबल gases लिखना, noble gases has the highest ionization enthalpy in their respective periods. In their respective periods. In their respective periods. Due to the highly stable electronic configuration. Due to the highly stable electronic configuration, ns2 np6 सबका यही होगा, क्या बोलते हैं? सभी का एक्सेप्ट हीलियम, सबका आखिरी में यही होगा ना। देखो नियॉन का क्या होगा, हीलियम को छोड़ देते हैं, नियॉन का क्या होने वाला है लास्ट सेल में 2s2 2p6। आर्गन का क्या होगा 3s2 3p6। ऐसे ही सबका चलेगा। ठीक है, तो ये अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले होंगे। वैसे भी देखो इन अ पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप आओगे ना अगर, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा क्योंकि साइज कम होते जा रहा है। साइज तो पढ़ चुके हैं ना अपन कि इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, साइज डिक्रीजेस, और साइज डिक्रीज होगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, therefore ionization enthalpy increases. तो इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इन शॉर्ट रीजन यही है उसका। न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का कम होना, ये दोनों ही फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा रहे हैं। Am I clear?
है ना। एक एग्जांपल उसमें हमने देख लिया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा नहीं है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। जबकि अगर आप इंक्रीजेस बोल रहे हो तो ओ का ज्यादा होना चाहिए ना। अरे पीरियड में ओ बाद में आता है, एन पहले आता है, तो कायदे से तो एन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, ओ का ज्यादा होना चाहिए था। पर उसका रीजन अपन ऊपर लिख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में कि व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। जबकि हम तो बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने का मतलब तो ओ का ज्यादा होना चाहिए था। एम आई क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, अपन का रीजन हमको यही सब देना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या रीजन देंगे, ये वाला रीजन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3 where the p orbitals are exactly half filled, which gives nitrogen extra stability, so it becomes difficult for the last electron to come out, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। ये रीजन है क्यों नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, जबकि कायदे से कम होना चाहिए था। क्योंकि आप बोल रहे हो कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होते 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 बढ़ना चाहिए ना। और ये अपन ने सही लिखा है अभी, नोबल गैसेस अपने पीरियड के सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले होते हैं। देखिए इंक्रीज हो रहा है ना लेफ्ट टू राइट, तो इंक्रीज मतलब छोटे से बड़ा जा रहे हैं अपन। तो आखिरी में कौन है, नोबल गैस ही तो है। हर पीरियड के आखिरी में कौन है, नोबल गैस है। तो नोबल गैस अपने पीरियड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले एलिमेंट होंगे। ठीक है, ट्रेंड लिख लेते हैं जल्दी से, 2 लाइन लिख लो। सारे फैक्टर्स तो लिख चुके हैं, बस ट्रेंड लिखना है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या हाल होगा और लेफ्ट टू राइट क्या हाल होगा। तो देखना कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है ना तो डाउन डिक्रीज होती है। अभी जैसे ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डाउन में डिक्रीज होगी। इससे तो बोलते हैं सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। साइज बढ़ रहा है ना नीचे, सीशियम बड़ा है, हालांकि फ्रेंशियम उससे बड़ा है, बट फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव उसको छोड़ देते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो सीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, चलो लिख लो। वेरिएशन, वेरिएशन हेडिंग क्या डालोगे, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। दोनों एक साथ लिखते हैं, फर्स्ट लिखो हाइफन डाल के, along a period, along a period as we move from left to right, along a period as we move from left to right, along a period as we move from left to right। कई बार होता है ना एग्जाम में राइट टू लेफ्ट लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। रट के नहीं जाना कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो हम हर बार इंक्रीज इंक्रीज ही बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट तो डिक्रीज हो जाएगा ना फिर। एम आई क्लियर? तो अभी हम हर प्रॉपर्टी को लेफ्ट टू राइट ही लिख रहे हैं। अगर इसका उल्टा पूछा जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इन जनरल, सॉरी क्या लिखे, अलोंग अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस with increasing atomic number, with increasing atomic number, with increasing atomic number। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, in a group, in a group from top to bottom, in a group from top to bottom, in a group from top to bottom, ionization enthalpy keep on decreasing, ionization enthalpy keep on decreasing। अब इसके रीजन मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं, हम पहले ही पांचों फैक्टर लिख चुके हैं, सुन रहे हो क्या। अब आप साइज और न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से दोनों को बता सकते हो कि इधर साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और यहां साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों में बढ़ रहा है ना, हमारा टेबल तो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है ना, तो आप नीचे आओ या राइट में जाओ, न्यूक्लियर चार्ज तो हमेशा बढ़ेगा। एम आई क्लियर? अरे यहाँ लिथियम है, लिथियम के नीचे अगर सोडियम है, तो 3 था यहाँ न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ 11 हो चुका है।
और इसके बगल में जाके बेरिलियम, इसके पास 4 हो चुका है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों तरफ बढ़ता है, बट साइज कहां बढ़ रहा है, नीचे आने पर। तो साइज बढ़ रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो आसानी से निकल जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ऊपर वाले की सबसे हाईएस्ट होगी, नीचे वाले की सबसे कम होगी। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिखो, सीशियम इज दी, सीशियम CS, सीशियम CS उसका सिंबल है, सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सीशियम CS, CESIUM है ना, सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लिखना, the first and second ionization enthalpies, the first and second ionization enthalpies, first बोले तो del I H1 and second is del I H2. The first and second ionization enthalpies of few elements are given below, of few elements are given below, of few elements are given below. एलिमेंट्स के नाम नहीं है, एलिमेंट्स को ऐसी रोमन नंबर से ही डिनोट कर दिए हैं, नाम वाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, वैल्यूज लिखना 2372, ये है 5251। अच्छा अपन यूनिट लिखे हैं कि नहीं, वहां पे ऊपर कहीं पर यूनिट लिखा था मैं कल, किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, कैलोरी लिखे थे ना यूनिट। तो ये सब किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, 500, फिर ये 900, 520, 900, 1680, फिर ये है आपका 7300, और ये है 1760 एंड 3380। अब देखो ना, सभी एलिमेंट का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी छोटा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। और मेरा टेबल हमको, ठीक है, ये बना लो इतना टेबल, और ये सारी वैल्यूज किसमें दी हुई है, किलो जूल पर मोल, ऑल द वैल्यूज आर इन किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में है सारी वैल्यूज, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ड ऑन दिस डेटा भी 630 से बेटा 5 मिनट। हाँ, बेस्ड ऑन दिस डेटा हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले एक लाइन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लाइकली टू बी, डेटा लिख लिया ना पूरा, विच ऑफ द above elements is likely to be, which of the above elements, which of the above elements is likely to be, is likely to be, first question, a reactive metal, a reactive metal, B, a reactive non-metal, a reactive non-metal। आंसर हमारा 1 2 3 4 ही रहेगा, है ना, हमें नाम दे दिया होता तो हम ऐसे ही बता देते ना कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तभी तो नाम नहीं दिया। तो आपको उनकी वैल्यूज को देख करके बताना कि इनमें से कौन सा मेटल लग रहा है हमें। ठीक है, थर्ड है अ नोबल गैस, इनमें से कौन सी नोबल गैस हो सकती है, एंड फोर्थ वन इज अ मेटल दैट फॉर्म्स, a metal that forms a stable binary halide, stable binary halide of the formula MX2, जहां पे X आपका हेलोजन है, MX2, where X is your halogen। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, देखो एक बार पढ़ो अच्छे से। इनकी वैल्यूज देख करके सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा लग रहा है, उसके बाद सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, नोबल गैस कौन सी होगी,
या मेटल दैट फॉर्म्स अ स्टेबल, इसका मतलब समझना है बाइनरी हालाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। जैसे देखो हमारा Na कैसे फॉर्मूला बनाता है हेलोजन के साथ, NaCl NaBr इस टाइप का बनाता है ना, मतलब किस टाइप का बनाएगा, MX टाइप का, जहां पे यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। और वही दूसरी तरफ बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कैसा बनाता है, MgCl2 CaCl2, लेकिन इन सबकी वैलेंसी 2 है ना, Mg2+, Ca2+, तब तो ये हालाइड के साथ MX2 टाइप का फॉर्मूला बनाते हैं। अब समझिए MX2 का मतलब, M का मतलब मेटल का सिंबल है और X मतलब हैलोजन है, तो अगर सोडियम होगा तो वो MX टाइप का फॉर्मूला बनाएगा, और अगर मैग्नीशियम है तो वो MX2 टाइप का फॉर्मूला बनाएगा। अभी क्लियर है, ठीक है। अब देखो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन होगा जिसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, इनमें सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, फर्स्ट वाली, इसकी, नंबर 2 है ना, तभी तो सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। आपने सबको एनर्जी देनी चालू करी, आपने 1 2 3 4 चारों को एक साथ एनर्जी देनी चालू कर दी, सबसे पहले किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रीच होने वाली है, सेकेंड वाले की, 520 की सबसे कम है उसकी, बाद में 900 आएगा ना, फिर 1680 आएगा, सबसे लास्ट में 2372 आने वाला है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो सबसे अच्छा रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब क्या है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करने में बहुत तकलीफ दे, आसानी से लूज नहीं करेगा, मतलब पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दिख गया आपको पहले दोनों के आंसर। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा ये हमारा सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब एक रिएक्टिव नॉन मेटल और एक नोबल गैस है, नोबल गैस भी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करने वाला ना, वो भी तो स्टेबल होता है, यस और नो। और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, जो बाइनरी हालाइड बना लेगा मतलब MX का मतलब वो एलिमेंट आपका 2+ भी आसानी से बना पा रहा है, इनमें से कोई है जिसका 2+ भी कम है, ज्यादा नहीं है ना इनके कंपैरिजन में, देखो इसका जो 2+ बहुत कम है 1760, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 900, दूसरे के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो फर्स्ट वाले के लिए पहले आंसर लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, फिर सेकेंड और थर्ड करते हैं उन दोनों में से। देखिए उन दोनों में से कोई एक नोबल गैस है और एक क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। चलो फर्स्ट के लिए पहले आंसर लिखो, रिएक्टिव मेटल का, रिएक्टिव मेटल लिखेंगे इसमें, सिंस एलिमेंट 2 हैज अ वेरी लो डेल आई H1, इसको ऐसे लिखेंगे है ना, सिंस एलिमेंट 2 हैज, सिंस एलिमेंट 2 हैज a very low del IH1, a very low del IH1, del IH1, therefore it has, अच्छा ये दूसरा देखो इसका बहुत ज्यादा है, मतलब दूसरा आसानी से लूज नहीं करेगा, मतलब ये किस टाइप का एलिमेंट होगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, जो 1+ ही होते हैं, जैसे Na+ ही बोलते हो ना, कभी आप Na2+ सुने हो क्या, क्योंकि हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए हम निकालते ही नहीं। एम आई क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखे आप लोग, सिंस एलिमेंट 2 हैज अ वेरी लो डेल आई H1 but a very high del IH2, but a very high del IH2, but a very high del IH2, comma, therefore it has only one electron in the valence shell, therefore it has only one electron in the valence shell, that is it has only one electron in the valence shell, and hence is likely to be a reactive metal, and hence is likely to be a reactive metal, and hence is likely to be a reactive metal, reactive metal, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो कौन सा मेटल है ये, एल्कली मेटल, क्या है, एल्कली मेटल, ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 का, ठीक है। अब इन दोनों में मतलब कौन सा बच गया अपना, इसको, ये तो अपना फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया ना, ए वाले का, और ये भी अपन आइडेंटिफाई कर लिए हैं
कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 900 लग रहा है और दूसरे के लिए 1760 में दूसरा भी निकल जाएगा, ज्यादा नहीं है। बाकियों की देखो तो सेकेंड वाली आयनाइजेशन भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये हमारा किस टाइप का एलिमेंट होने वाला, ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, यानी कि हो सकता है ये Mg2+ हो या ये Ca2+ हो, जो कि किस टाइप के हाइलाइट बनाते हैं, MgCl2 या CaCl2। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड की, रिएक्टिव नॉन मेटल। अब देखो इन दोनों में क्या हो रहा है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे हाईएस्ट है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली होगी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, इसलिए पहला भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल इन गिवन में से। तो लिख लो इसमें इसका आंसर एलिमेंट कौन सा, 4, एलिमेंट 4, एलिमेंट 4, एलिमेंट 4 is likely to be a reactive non-metal, reactive non-metal, reactive non-metal, since del IH1 is very high, del IH1 is very high, and del IH2 is not so high, and del IH2 is not so high. उसका देखो del IH2 भी कितना ज्यादा है, 5251 एलिमेंट 1 का। ठीक है, एंड del IH2 इज नॉट सो हाई। ठीक है, चलो थर्ड वाले का आंसर फिर क्या बच गया हमारे पास, 1 वाला ही होगा, लिख लो। among the elements del IH1 of element 1 is highest. Among the elements del IH1 of element 1 is highest. del IH1 of element 1 मतलब रोमन 1 ना, is highest, therefore it must be a noble gas, therefore it must be a noble gas, must be a noble gas. And last, इसका आंसर क्या है हमारा, 3 ना, एलिमेंट 3, एलिमेंट 3, क्योंकि इसके दोनों ही ज्यादा हाई नहीं है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ये लूज कर लेगा, तो लिख लेना सिंस इट्स del IH1 and del IH2 are not so high, are not so high, are not so high। और ये हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है ना, जिनकी वैलेंसी क्या होती है 2, तब तो वो MX2 टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे ना, ऐसे ही टाइप का तो मेंडेलीव ने भी दिया था ना, RO2 RO1 ऐसा करके लिख दिए थे वो, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड का फॉर्मूला। ऐसे ही हालाइड्स के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, एक्स यूज करेंगे, एक्स इज फॉर हेलोजन, समझ रहे हैं क्या, जहां पे क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल लिख लेना जरूर से ना इसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, या तो थ्योरी आपको पूछ लेगा कि लीस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, एंड एक्सप्लेन देम, तो आपको वो पांचों फैक्टर समझाने हैं, या एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आपको ग्रुप में कैसा हो रहा है ये बताना है, पीरियड में कैसा हो रहा है ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अपन ने फर्स्ट डे क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड हेड डाल के छोड़ दो, थर्ड की हेड डाल लो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 2-3 प्रॉपर्टीज और है ना, इलेक्ट्रॉन